हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंतर्गत समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 60 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें से आपको सिर्फ 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका पहला सवाल है कि द एसे रन्स रूल्स हैज बीन रिटेन बाय द फॉलोइंग क्रिकेटर ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर एक ऐसे है, निबंध है, रन्स रूल्स, वह किसके द्वारा लिखा गया है और जिसके द्वारा लिखा गया है वह क्रिकेटर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर। ये हो जाएगा आपका सुनील गावस्कर। यह जो है रन्स रूल्स के राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं और वह क्रिकेटर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सुनील गावस्कर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि द प्रोज पीस नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग हैज बीन रिटेन बाय। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है यह आपके इंग्लिश का दूसरा चैप्टर है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही उसके बारे में बखान किया था, इसके गौरव के बारे में बोला था कि यह जो है ना प्राचीन समय में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र था जहां पर देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वह था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वाज कॉल्ड सर ऑफ क्रिकेट। जो किसे सर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए जडेजा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जडेजा, सर ऑफ क्रिकेट। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका कि हु वाज कॉल्ड हिट मैन ऑफ क्रिकेट। हिट मैन ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो रोहित शर्मा को हिट मैन ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी रोहित शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न है कि हु वाज कॉल्ड माही ऑफ क्रिकेट। माही ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो एम एस धोनी को। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एम एस धोनी। छठा प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनंसिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस यूनिवर्सिटी के गौरव के बारे में बात किया था? तो वह था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नालंदा यूनिवर्सिटी। राइट आंसर आपका हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में किसने बखान किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डाइड वन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु हुआ था। और इसका जन्म जो है वह 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेही गांव में हुआ था। ये बिहार के ही एक बोल सकते हैं नेता थे, जिन्होंने देश के बारे में सोचा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी और जन्म इसका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था बिहार में। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि सिद्धार्थ चौधरी इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सिद्धार्थ चौधरी किसके ऑथर हैं? तो वह दीक्षा के ऑथर हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए दीक्षा। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द रिच सिटीजन ऑफ नालंदा वेलकम लॉर्ड बुद्ध विथ हिज इनायर वेल्थ एंड बिकम हिज डिसिपल। मतलब जो है नालंदा विश्वविद्यालय में लॉर्ड बुद्ध का सम्मान किसने किया था, वेलकम किसने किया था और सभी चीज़ से डिसिप्लिन में वेल्थ सभी तरह से किया था? तो वह लेपा किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी लेपा। उसके बाद 10वां प्रश्न है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो आपका दूसरा चैप्टर है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर है कि द प्रोज पीस मैरी फ्रोज इज रिटेन बाय द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर। जो मैरी फ्रोज एक मान सकते हैं कि कोई कहानी होगा या कोई अन्य प्रकार के रचना है,
उसके राइटर कौन है, और यह एक इंग्लिश राइटर है, तो हो जाएगा आपका एजी गार्डिनर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, एजी गार्डिनर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आर के नारायण वाज अवॉर्डेड विथ, आर के नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, कब अवॉर्डेड किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1960 ईस्वी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि आर के नारायण को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 12 नंबर का प्रश्न है कि आर के नारायण वाज डाइड ऑन, आर के नारायण का मृत्यु कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2001 ईस्वी में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या, द प्रोज पीस द रूल ऑफ द रोड हैज बीन रिटेन बाय, द रूल ऑफ रोड के राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजी गार्डिनर, ये इंग्लिश राइटर थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एजी गार्डिनर, द रूल ऑफ द रोड के राइटर हैं। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि द प्रोज पीस विंड फॉल्स हैज बीन रिटेन बाय द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर, जो विंड फॉल्स है या किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इंग्लिश राइटर एजी गार्डिनर के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एजी गार्डिनर इज वाइडली नोन एज, जो है ना एजी गार्डिनर किस नाम से भी जाने जाते हैं वाइडली, तो वह जो है अल्फा ऑफ द फ्लो के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एजी गार्डिनर पे भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। फिर 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हु कंपोज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, माइंड इज द विदाउट फेयर जो पोएम है, कविता है, यह किसके द्वारा कंपोज किया गया है, मतलब लिखा गया है। तो यह जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका माइंड इज विदाउट फेयर, जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है ना माइंड इज विदाउट फेयर जो है ना, यह गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह गीतांजलि से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, गीतांजलि। देखिए यहाँ पर ये आंसर जो है ना इसका गलत दिया गया है द गार्डिनर, तो ये आंसर जो है ना आपका गलत है, हो जाएगा आपका गीतांजलि से यह लिया गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज, यह क्या है, तो यह एक लिरिक्स है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए लिरिक। यहाँ पर ए अलग होगा और उसके बाद लिरिक अलग होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, ए लिरिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम्स द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड प्रिजनर, मतलब एक कैदी के जो है ना ओल्ड कैदी के बारे में जो पोएम लिखा गया है, इसमें किसका वर्णन है, तो एक बूढ़े व्यक्ति का वर्णन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एन ओल्ड मैन, मतलब जो है एक कैदी का क्या लिमिटेशन होता है, उस बूढ़े व्यक्ति का जो है ना उस पोएम में चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एन ओल्ड मैन। उसके बाद 20 नंबर का सवाल है कि द यहाँ पर पोएम होगा, द ये सही या प्रोज हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, नहीं ठीक ही है। द पोएट पीस द चिमनी स्वीपर हैज बीन रिटेन बाय, जो चिमनी स्वीपर है उसके राइटर कौन है, तो विलियम ब्लैक हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विलियम ब्लैक वाज बोर्न इन, विलियम ब्लैक का जन्म कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है कि विलियम ब्लैक का मृत्यु कब हुआ था, डाइनोन, तो यह 1827 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नोई इवनिंग हैज बीन टेकन फ्रॉस्ट वेलम ऑफ वर्सेस, तो यह जो है ना ए बॉयज विल के द्वारा ये जो है ना ए बॉयज विल से लिया गया है, टेकन किया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बॉयज विल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोई इवनिंग इज,
तो यह क्या है, तो यह भी एक लिरिक ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ए लिरिक। यहाँ पर ए छूट गया है। उसके बाद 25 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड प्रिजनर इज, जो ओल्ड प्रिजनर था उसका लिमिटेशन जो था यह क्या है, तो यह एन जो है ना ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, मतलब आत्मकथा के रूप में एक कविता टाइप से लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। फिर 26 नंबर का प्रश्न है कि हु हैज कंपोज द पोयम 3 इयर्स सी ग्रे, जो 3 इयर्स सी ग्रे है यह पोयम जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि विच इज वर्ड्सवर्थ लकी पोयम, जो है कौन सा वर्ड्सवर्थ का लकी पोयम है, तो 3 इयर्स सी ग्रे जो है इसका एक लकी पोयम है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 3 इयर्स सी ग्रे इज, ये क्या है, ये भी एक लिरिक ही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल है कि द वेल नॉन प्रोज पाइस द गाइड इज रिटेन बाय द फॉलोइंग, मतलब द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। ये 12th में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आधुनिक काल के आ जाते हैं। उसके बाद इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर के नारायण। जब आप इंग्लिश का इतिहास पढ़िएगा उसमें जो है ना इस इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये सभी जो है ना इसके बारे में आपको 12th में पढ़ना है। फिर द प्रोज पीस एनिमल्स इन प्रिजन इज रिटेन बाय, एनिमल्स इन प्रिजन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मतलब एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जो है ना जानवर हो गया, इन मतलब में हो गया, प्रिजन मतलब कैद खाना हो गया, तो कैद खाना में जानवर इसका टाइटल है, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जब वह एक जेल में चले जाते हैं और उस तरह के वातावरण को देखते हैं तो उन्होंने इस तरह के प्रोज सेक्शन में जो है रचना किए थे। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न है कि हु इज कॉल्ड चाचा नेहरू, चाचा नेहरू किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को, ये आसान ही प्रश्न था, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न इन, जवाहरलाल नेहरू का जो है ना जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, और इसके जन्मदिन पर ही हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो आपको ये डेट भी याद रखना है, 15 तो कभी नहीं लगाना है क्योंकि 14 नवंबर को ही बाल दिवस हम लोग मनाते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है उस तरह से। फिर है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटेन बाय, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर 34 नंबर का प्रश्न है कि द प्रोज पीस एनिमल्स इन प्रिजन इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लाइव एंड लेट लिव, लाइव एंड लेट लिव, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लेट लिव। जियो और जीने दो, ये हो गया इसका मतलब एनिमल्स एवं प्रिजन में एक वंडरफुल एग्जाम्पल दिया गया है कि जियो और जीनो जीने दो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 35 नंबर का प्रश्न कि द एग्जैक्ट एनिमल इन प्रिजन इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड, मतलब इसमें उसका दूसरा चर्चा कर दिया, जो एक्सट्रैक्ट है यह कहाँ से लिया गया है और यह क्या है, तो एन ऑटोबायोग्राफिकल जो है ना यह एक आत्मकथा, आप कह सकते हैं यह आत्मकथा है। आत्मकथा वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति हो गया, कोई लेखक हो गया या कोई रचनाकार हो गया अपने जीवन में घटित घटनाओं को जो है ना नोट करता है और उसे एक आत्मकथा, आत्म मतलब होता है स्वयं का कथा ही लिखना आत्मकथा कहलाता है। मतलब जीवन में कोई घटना घट गया, अगर वह घटना दूसरे को प्रेरित करने वाला है तो आप आत्मकथा लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 36 नंबर का प्रश्न कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फिर है कि द प्रोज फिश ए स्नेक इन द ग्रास हैज बीन रिटेन बाय, एक ए स्नेक इन द ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न है कि आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन, जो है ना आर के नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर 39 नंबर प्रश्न है कि डैट डैट ही जो ऑनेस्ट डैश बियॉन्ड डाउट, तो वेयर डाउट, इसमें वेयर लग जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वॉकिंग जो है ना वॉकिंग इज ए डैश, वॉकिंग डैश ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें इज लग जाएगा। आप कहिएगा क्यों लग जाएगा इसमें इज, तो इसमें देखिए यहाँ पर ही V4 है, तो V4 के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है और इसमें इज आएगा, वाज आएगा और हैज आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब ही आता है V4 के बाद। तो इसमें देख लीजिए आर तो लगेगा ही नहीं, वाज भी नहीं लगेगा, देखिए वाज भी इसमें नहीं लग सकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि वॉकिंग वाज ए गुड एक्सरसाइज, ये तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है बनने में, इसीलिए इसमें इज लगेगा कि जो है ना वॉकिंग मतलब टहलना एक एक्सरसाइज है, एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इज। जब भी V4 है तो उसके साथ आपको इज लगा ही देना है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये आ जाएगा, सेंटेंस से भी आपको पकड़ना है। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है कि देयर डैश 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो देयर इज 20 स्टूडेंट्स, देखिए जब मेनी स्टूडेंट्स की बात किया जाएगा जिसमें 20 स्टूडेंट का बात किया गया तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हेयर डैश द बुक आई बाउट यस्टरडे, तो हेयर वाज, यहाँ पर वाज लग जाएगा, हेयर वाज द बुक, जो है हेयर वाज द बुक डैट आई बाउट यस्टरडे। देखिए यहाँ पर बाउट जो है या V2 आ गया, तो V2 आ जाएगा, तो उसमें तो वाज लगेगा ही, क्योंकि इसमें पास्ट की बात किया जा रहा है तो वाज तो लगना लाजमी है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा वाज। और बाकी बाद ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, इज तो कभी लगेगा ही नहीं, आर भी नहीं लगेगा, वेयर भी नहीं लगेगा। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि देयर डैश नो बडी इन द हाउस, तो देयर इज नो बडी, जब भी नो बडी आ जाता है तो इज लगा देना आपको सिंगुलर वर्ब, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इज। देयर इज नो बडी इन द हाउस, जो है ना कमरे में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न है कि आइदर ही और हिज फ्रेंड डैश टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इसमें आर लग जाएगा आपका राइट आंसर। जब भी आइदर और, देखिए इसमें आइदर हो गया और आ गया, सेंटेक्स पढ़े होंगे, तो आइदर और जब भी आ जाता है तो क्या होता है कि जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार से करता आता है। तो हिज फ्रेंड्स ये तो आपका प्लुरल हो जाता है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा, तो आर इसमें लग जाएगा, तो इसका आंसर आपका आर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2/3 ऑफ द मैंगोज डैश फाउंड टू बी रोटेन, जो है ना 2/3 जो आम है वह सड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा लगेगा, देखिए मैंगोज आ गया, तो इसके साथ तो प्लुरल वर्ब भी लगेगा, तो आर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसका 46 नंबर प्रश्न है कि ए लॉट ऑफ केयर डैश नीडेड फॉर डूइंग इट, तो ए लॉट ऑफ, जब ए लॉट ऑफ जब भी सेंटेंस में आता है उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका इज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सम ऑफ द स्टूडेंट डैश डिसाइड नॉट टू टेक देयर एग्जाम, तो स्टूडेंट्स आ गया और सम ऑफ द स्टूडेंट आ गया, तो देखिए इसमें तो आपका प्लुरल वर्ब भी लगेगा, स्टूडेंट्स आ गया तो हैज़ तो लग ही नहीं सकता है, वाज भी नहीं लगेगा, और इसमें हैव बचा है तो हैव ही लग जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी बाद वेयर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस में सूट ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हैव। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है कि ए लार्ज नंबर ऑफ काइट्स डैश फ्लाइंग इन द स्के, ए लार्ज नंबर ऑफ जब भी आ रहता है तो आपको प्लुरल वर्ब ही लगाना है, तो इसमें प्लुरल वर्ब क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, आर ही सुटेबल होगा, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा आपका, और ये तो लगेगा ही नहीं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा आर। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश डिसाइड टू अपियर एट द कम्पिटिटिव, तो इसमें ही एज वेल एज आ जाएगा, और इसमें दो सब्जेक्ट आ गया है,
तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है, जब भी एज वेल आ जाएगा तो हिज फ्रेंड्स हैज डिसाइडेड टू अपीयर एट द एग्जाम, तो हैज हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 50 नंबर का प्रश्न कि अनूप टुगेदर विथ हिज फादर एंड मदर गोन टू, जो है ना गोन टू राजगीर, तो हैव हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो है ना अनूप टुगेदर विथ हिज फादर एंड मदर गोन टू राजगीर, तो इसमें हैव लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके आर्टिकल का प्रश्न आ गया। तो इसमें पहला 51 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी इज डैश गुड ड्रिंक, तो इसमें आपका नो आर्टिकल लग जाएगा, क्योंकि गुड जो है यह एक एडजेक्टिव है और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव से पहले जो है ना ए एन और दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आई सॉ डैश बुल, चाहिए थोड़ा सा, तो आई सॉ डैश वुल कमिंग टूवर्ड्स मी, तो इसमें ए लग जाएगा, आई सॉ ए वुल कमिंग टूवर्ड्स मी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर का सवाल है कि सी इज इन सर्च ऑफ डैश, तो ए जॉब, वह जो है ना एक जॉब की तलाश में है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इस जॉब के बाद ए या एन लगा ए लगेगा ही, क्योंकि इसका साउंड कीजिएगा तो इसका जो साउंड है आपका वह व्यंजन की तरह होगा, व्यंजन ध्वनि आएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या गया है, दीज चेयर्स आर मेड ऑफ डैश वुड, तो दा वुड, जो चेयर है वह लकड़ी से बना हुआ है, तो इसमें दा का प्रयोग हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु से अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है तो इसमें दा का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर का सवाल है कि डैश चेयर यू आर सिटिंग इन हिज मेड ऑफ आयरन, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए चेयर, इसमें भी दा का प्रयोग जाएगा, सॉरी इसमें दा का प्रयोग किया जाएगा, द चेयर यू आर सिटिंग इन इज मेड ऑफ आयरन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दा। उसके बाद 56 नंबर का सवाल है कि मिल्क इज गुड फॉर डैश हेल्थ, तो इसमें हेल्थ के साथ जो है ना ए या एन या दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद 57 का है कि डैश मिल्क ऑफ ए बेफेलो कंटेंस मोर फैट डैट ऑफ ए काउ, जो भैंस का दूध होता है वह जो है ना गाय के दूध से उसमें ज़्यादा फैट होता है, तो इसमें कड़ा मिल्क के आगे क्या लगना चाहिए, तो इसमें नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि मिल्क जो है वह इसे तो हम नहीं, ये आपका मटेरियल एक तरह से नाउन हो जाता है, तो मटेरियल नाउन में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में नहीं होता है, क्योंकि ये हम इसे गिन नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नो आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ही इज राइटिंग डैश लेटर, ही इज राइटिंग डैश लेटर, तो ही इज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 59 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि डैश लेटर ही रोट डिड नोट रिच इट्स, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए लेटर ही रोट डिड नोट रिच इट्स। उसके बाद देखिए 60 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि डू नोट मेक नॉइज, डू नोट मेक ए नॉइज, तो ए लग जाएगा इसके बीच। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।